प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस 300 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर लेते हो तो ये मेरा गारंटी है कि आपके हिंदी के पेपर में ऑब्जेक्टिव में तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस ये सारा प्रश्न आपको याद होना ही चाहिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न जो है आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अब बताओ जी, बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लगाते चलो आंसर और अच्छे से याद भी करते चलो। देखिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां है। अब बताओ जी करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो जी, मैं जो है एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन लिया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस ये सारा प्रश्न भाई याद कर लो। देखो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां है, निवास स्थान पूछा गया तो लगा लो ना जी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। अब लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो एक प्रकार का व्यापारी थे भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर माता पूछे तो सुसंस्कृत महिला थी, उसको भी आप याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछे तो 23 जून 1844 और 20 जुलाई 1914 को निधन हुआ था, इसको भी आप याद रख लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने, फटाफट से आंसर लगाते चलो भाई, बहुत ही कम समय में ये 300 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। देखो जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है, जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है ये है बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा। चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना कब की थी। यहां से देखो एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो देख लो श्रीनिवास दास की रचना है, याद रखिएगा। और यह क्या था 1886 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आपका करेक्ट आंसर है 6 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, भारतवर्ष और कली किस लेखक की रचना है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतवर्ष और कली जो रचना है वो किस लेखक की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह या फिर बालकृष्ण भट्ट, तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 7 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा थी। बालकृष्ण भट्ट जो थी वो दिया था 1867 में भाई। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, करेक्ट आंसर है। 8 का बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से लगाते चलो आंसर। चलिए देखिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट आरंभ में किस विषय का अध्ययन किया था। बालकृष्ण भट्ट आरंभ में यानी कि शुरू में जो है वो किस विषय का अध्ययन किया था, तो ये क्या था संस्कृत विषय का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। 9 का सी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। पहले तो यहां पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है, ये एडिशन के अनुसार, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 10 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे। चलिए देखिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। दूसरा चैप्टर का ये क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और यह प्रकाशित हुआ था 1915 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915। सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा ये दोनों का है 1911। इसको भी आप याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, पुरानी हिंदी किस लेखक की रचना है। पुरानी हिंदी जो रचना है वो किस लेखक की रचना है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। 12 का बी इज द करेक्ट आंसर। 300 ऑब्जेक्टिव है भाई, लास्ट तक बने रहना और इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद भी करते चलना। चलिए देखिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का क्या नाम था। पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 13 का ए इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था जो कहानी है वो 5 भागों में विभक्त है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। याद रखिएगा भाई 3 मत लगाना, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 3 कहानियां लिखे थे। कहानियां पूछे कितने लिखे थे तो 3, लेकिन उसने कहा था जो कहानी ये 5 भागों में विभक्त है।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? लो जी वही क्वेश्चन आ गया, कितना? तो 3 लगा लो, अभी सही जवाब हो जाएगा 15 का इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष, सुखमय जीवन अभी तो मैंने बताया भाई कौन सा, तो 1911। 16 का इज द करेक्ट आंसर। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो जरूर करिएगा भाई, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 300 ऑब्जेक्टिव है भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए देखिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है पूछा गया भाई। पुरानी हिंदी तो है, कछुआ धर्म भी है और भारतवर्ष भी है, लेकिन इनमें से सभी लगा लो। 17 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है पूछा गया। सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था, लेकिन कफन नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 18 का डी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे, लेकिन कब बने थे ये पूछा गया आपसे विषय। तो क्या लगा रहे हो? 19 का करेक्ट आंसर लगाओ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था भाई? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? लहना सिंह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 20 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? वही भाई लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिसके बचपन का नाम था बाउल। ऑप्शन डी राइट आंसर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके चलिए देखिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। अगर माता जी का नाम पूछे तो फुलरानी लगाइएगा, और पिताजी का नाम पूछे तो हर्षु दयाल लगा दीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ क्या है? संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो क्या है बताओ आप सभी। तो यह एक प्रकार का भाषण है जिसको देने वाला का नाम अभी तो मैंने बताया लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी राइट आंसर। 23 का डी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? जयप्रकाश नारायण को लोग लोकनायक कहने लगे थे भाई। ऑप्शन ए सही जवाब है। 24 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान कब दिया था? मैग्सेसे सम्मान पूछा गया है तो यह दिया गया था 1965 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर पूछे कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था भाई। इसको भी आप याद रखिएगा। जितने भी मैं रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं ना भाई, इसको एकदम दिमाग में सेट करते चलो, आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा। बस ये सारा प्रश्न आप याद करते चलो। 26 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम था अब्दुल गफूर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 26 का बी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर सवाल देखिए। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? यह बने थे 1924 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक और याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु भी 1924 में ही हुई थी। कब? 1924 में। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। 28 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। 29 नंबर सवाल देखिए। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था भाई? तो 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर। 29 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। 30 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? माटी की मूर्तें जो रचना है ये किसकी है बताओ आप सभी। तो ये है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 30 का बी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम पूछे तो क्या लगाओगे भाई? रवि सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर माताजी का नाम पूछे तो क्या लगाओगे? मनरूप देवी। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है पूछा गया भाई। कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? तो वो हो जाएगा अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जानवर और जानवर ये मोहन राकेश की रचना है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये जयप्रकाश नारायण की रचना। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए। उर्वशी कब प्रकाशित हुई थी? उर्वशी जो रचना है ये भी दिनकर जी की रचना है, और यह प्रकाशित कब हुआ था ये पूछा गया आप सभी से। तो यह प्रकाशित हुआ था
61 में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? भाई रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी पर दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। अगर उर्वशी पर पूछे तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था भाई श्यामवती देवी, माता का नाम था मनरूप देवी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पिताजी का नाम था रवि सिंह, इसको भी आप याद रखिएगा। 36 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह क्या कहा गया है? अर्धनारीश्वर चैप्टर में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर लेखक की नाम बात करें तो वो है रामधारी सिंह दिनकर, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर 37 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? किसका भाई? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 37 का बी इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर सवाल देखिए प्रणभंग किस लेखक की रचना है? प्रणभंग जो रचना है वो किसके लेखक की रचना है, ये बताओ आपसे भी। तो ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 38 का डी इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 का बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से आंसर लगाते चलो भाई, जिस प्रकार हमने फिजिक्स में क्वेश्चन दिया और वही क्वेश्चन एग्जाम में आया, इसी प्रकार हम ये हिंदी का भी दे रहे हैं भाई, एग्जाम में तो जरूर आएगा, बस ये सारा प्रश्न याद तो करते चलो। देखिए 40 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका। दिनकर जी किस युग के कवि? युग पूछा भाई, तो कौन सा? छायावदोत्तर युग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। 41 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछे तो आप लगा दीजिए कौन सा? 1951, ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखो जी ये सप्तक वाला जो है ऑब्जेक्टिव में हर बार आ जाता है, आपके मॉडल पेपर में भी था, तो लो मैं बता देता हूं। अगर पहला सप्तक आए तो 1943 लगाइएगा। कब? पहला सप्तक 1943, दूसरा सप्तक पूछे तो 1951, अगर तीसरा सप्तक पूछे तो 1959, कौन सा? 1959, अगर चौथा सप्तक पूछे तो 1978। भाई इतना को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। दूसरा सप्तक 1951, पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा जो है 1978, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए 42 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका। नदी के द्वीप किस लेखक की रचना है? नदी के द्वीप जो रचना है ये अज्ञे जी की रचना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 का बी इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अज्ञे मैट्रिक कब किए थे? अज्ञे जी भाई, अज्ञे का अगर पूरा नाम पूछे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और ये मैट्रिक कब किए थे ये पूछा जा रहा है आपसे भी, तो क्या लगा रहे हो? 43 का 1925 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना अज्ञे की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो अज्ञे साहब की है? भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ये उत्तर प्रियदर्शी, ये ही तो अज्ञे की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। भारतवर्ष ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, और विद्यार्थी और राजनीति ये भगत सिंह की रचना है, याद रखिएगा आप सभी। 45 नंबर सवाल देखिए मालती का पति क्या है? मालती का पति भाई डॉक्टर है, गैंग्रीन नामक जो बीमारी है उसी का डॉक्टर है, ऑप्शन ए राइट आंसर। रोज चैप्टर से आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का जो संपादक है वो है अज्ञे जी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे। चलिए देखिए 47 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? लो जी ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? वो जाएगा रोज चैप्टर में आया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। अज्ञे की माँ का क्या नाम था? माता जी का नाम पूछे तो आप लगा दीजिएगा वैंती देवी, और पिताजी का नाम पूछे तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, इसको भी आप याद रखिएगा। 49 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। रोज इनमें से क्या है? रोज जो पाठ है वो क्या है? तो भाई कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है अज्ञे जी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 50 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका का नाम पूछे तो मालती है भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 50 का सी इज द करेक्ट आंसर। 51 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका। फटाफट से भाई आंसर लगाते चलो, तभी तो याद हो पाएगा। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। फटाफट से आंसर लगाते चलो। आज का क्लास जो है थोड़ा स्पीड होगा, एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा आप सभी का। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म पूछा गया आप सभी से, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 28 सितंबर 1907 को, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 53 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। आत्महत्या एक
घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। और यह कथन किस लेखक का लेखक का है? यह भगत सिंह का कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किस लेखक का लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति जो रचना है ये भगत सिंह का रचना है भाई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 का सी इज द करेक्ट आंसर। 55 नंबर सवाल देखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक का नाम है भगत सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 56 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो प्रताप का संपादन करते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने लिखा था सुखदेव को पत्र। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 58 नंबर सवाल को देखते हैं। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? लगाओ जी, भगत सिंह का जो संपूर्ण परिवार था वो क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल देखिए, डॉन ब्रिन की आत्मकथा किसकी पुस्तक है? डॉन ब्रिन की आत्मकथा जो पुस्तक है वो किसकी है? तो ये है सचिंद्र नाथ सान्याल की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में भाई। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, राइट आंसर है। 61 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? ओ सदा निरा एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। 62 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। भोर का तारा किसकी रचना है? भोर का तारा जो रचना है ये किसकी है? तो ये है जगदीश चंद्र माथुर की रचना। 62 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखिए, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? किस विश्वविद्यालय से भाई एमए उत्तीर्ण किया था? तो ये क्या था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 63 का ए इज द करेक्ट आंसर। 64 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा दिया गया था भाई? तो विद्या वारिधि की उपाधि ये तो दिया गया था। और लगाओ कालिदास अवार्ड ये भी दिया गया था। बिहार राजभाषा पुरस्कार ये भी दिया गया था। इनमें से सभी लगा लो। 64 का डी इज द करेक्ट आंसर। 65 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। गगन सवारी किसकी रचना है? लो जी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। गगन सवारी जो रचना है वो किसकी रचना है? तो ये भी है ना जगदीश चंद्र माथुर की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो ये थार शब्द से विकसित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप रिवीजन करते चलो। 67 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। ओ सदा निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? ओ सदा निरा जो पाठ है वो किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो गंडक नदी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? नहीं है पूछा गया, तो ये रेशमिताई इसकी रचना नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 69 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो ये किया था जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 का सी इज द करेक्ट आंसर। 70 नंबर सवाल देखिए, तिनकठिया प्रथा का संबंध है किससे संबंध है भाई? तो नील की खेती से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 का डी इज द करेक्ट आंसर। 71 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? जिसके बचपन का नाम था मदन मोहन गुलानी और ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? रंगून कहां है? रंगून जो है ये वर्मा में है, आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो कुंती है भाई। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 73 का सी इज द करेक्ट आंसर। 74 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश का जन्म कब था? जन्म पूछा गया भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 74 का, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1925 को। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? सिपाही की मां जो रचना है यह एक प्रकार का एकांकी है जिसके एकांकीकार का नाम है कौन सा? तो मोहन राकेश। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 77 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? अभी तो मैंने बताया भाई कि मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर सवाल देखिए, आपके
सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है पूछा गया। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की रचना है? यह हो जाएगा कौन सा? आषाढ़ का एक दिन जो है ये रचना है। लेकिन पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, हरि नाम रामधारी सिंह दिनकर की रचना और उत्तर प्रियदर्शी आज्ञा जी की रचना है। इसको भी आप याद रखिएगा। 79 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की है ही नहीं भाई? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। यह हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान, क्योंकि ये नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। सिपाही के मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो यह लिया गया अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। राइट आंसर है 80 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए। कविता के नए प्रतिमान किस लेखक की रचना है? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह को, इस रचना पर नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगर पूछे कि कविता के नए प्रतिमान जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1900 से लगा दीजिएगा भाई 1968। इसको भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक का नाम है नामवर सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 82 का सी इज द करेक्ट आंसर। 83 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। नामवर सिंह का जन्म कब था? नामवर सिंह का अगर जन्म पूछे तो भाई क्या लगाओगे? तो 28 जुलाई 1927 को कौन सा ऑप्शन में दिया गया? 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1927 को, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 84 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। प्रगीत और समाज के लेखक ने, प्रगीत और समाज जो है यह एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है कौन सा? तो नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 85 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 86 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? नहीं है पूछा गया भाई, तो कौन सा है जो पुस्तक नहीं है? तो कविता के नए प्रतिमान है, दूसरी परंपरा की खोज ये भी है, वाद विवाद संवाद ये भी है जिससे कि ये कहानी प्रकाशित है, और लेकिन जानवर जानवर ये तो मोहन राकेश की रचना है, ऑप्शन डी राइट आंसर है जो कि इसकी रचना नहीं है। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? अभी तो मैंने बताया 1971 में कविता के नए प्रतिमान रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 88 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? नामवर सिंह का जन्म स्थान पूछा गया आपसे, तो जीएनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश लगा सकते हो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। किसने कहा है? क्या किसने कहा है प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? तो यह कहा है किसने? तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं बता दूं, यह हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो अभी तो मैंने बताया वाद विवाद संवाद से लिया गया है। 90 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है पूछा गया आपसे, तो जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। त्रिश उदय प्रकाश की रचना, प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है, और अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर ले तो वो दिया था 1993 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर है, याद रखिएगा आपसे। अगर पूछे परिवेश सम्मान कब दिया गया था, तो यह दिया गया था कब? 1995 में, इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। जूठन क्या है? जूठन जो पाठ है वो एक प्रकार का आत्मकथा है जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 94 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो परिवेश सम्मान दिया गया था, जयश्री सम्मान ये भी दिया गया था, कथाक्रम सम्मान ये भी दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। 94 का डी इज द करेक्ट आंसर, लगा लो आपसे। चलिए 95 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखकों ने, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो रचना है वो किस लेखक की रचना है? तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर यहाँ रहे नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तब हो जाता गजानन माधव मुक्ति बोध, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 96 नंबर सवाल देखिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी भाई? वो मेघदूत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर कहाँ क्या था तो महाराष्ट्र में, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए
97 नंबर सवाल देखते हैं। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं जो रचना है वो वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो यह एक प्रकार का कविता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर है। 98 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो यह था सुखदेव सिंह त्यागी का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है। जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो कलीराम कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 100 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका। अब बचा है 200 ऑब्जेक्टिव, फटाफट से आप आंसर लगाते चलो। मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना कहां हुई थी? तो अभी तो मैंने बताया भाई महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे। ओके चलिए देखिए 101 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या? मलियज का जन्म कब हुआ था? मलियज का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था बताओ आपसे भी। 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? 1935 में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलो फटाफट से करा देते हैं। 102 नंबर सवाल देखिए, मलियज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 102 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 103 नंबर सवाल देखिए, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो यह है मलियज जी की, ऑप्शन बी सही जवाब है। 103 का बी इज द करेक्ट आंसर। 104 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, सुरक्षा कहां हो सकती है? यह हो सकती है चुनौतियों को झेलने में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, आपका सही जवाब हो जाएगा। 105 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो एक प्रकार का डायरी है, जिसके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मलियज की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 106 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, मलियज के पिताजी का क्या नाम था? मलियज साहब के पिताजी का क्या नाम था बताओ आप सभी। यह था कौन सा? तो त्रिलोकीनाथ वर्मा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 107 नंबर सवाल देखिए, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा दिया गया है बताओ आप सभी। तो ये जो पंक्ति दिया गया है, ये दिया गया मलियज के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 108 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? यह होता है द्वंद्वात्मक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 109 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, मलियज ने किस विषय में एमए किया था? किस विषय में किया था भाई? तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 109 को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर सवाल देखिए, संवाद और एकालाप कब प्रकाशित हुई? संवाद और एकालाप जो रचना है वो कब प्रकाशित हुई थी? ये पूछा गया आपसे, तो ये हुआ था 1984 में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 111 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के? तिरिच जो पाठ है उसमें लेखक के पिताजी जो थे वो थे 55 साल के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 112 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच जो रचना है यह आधुनिक त्रासदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 112 का ए इज द करेक्ट आंसर। 113 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति? अरेवा परेवा जो रचना है वो उदय प्रकाश की कैसी रचना है, ये पूछा गया आपसे भी से। तो 113 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आपसे भी? कौन सा कहानी संग्रह है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। 114 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? और याद तो करते चलो भाई, अब क्या चाहिए? 300 ऑब्जेक्टिव है, यहां से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है सवाल, मिला लेना एग्जाम के बाद। देखो त्रिज कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो कहानीकार के पिताजी से, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 115 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, त्रिज को कैसी कहानी माना जाता है? त्रिज को कैसी कहानी माना जाता है? तो ये जादुई यथार्थ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, आपका सही जवाब हो जाएगा। 116 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सी रचना उदय प्रकाश की है पूछा गया। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो उदय प्रकाश की रचना है बताओ आप सभी। 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह अबूतर कबूतर जो रचना है ये है उदय प्रकाश की, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे। चलिए 117 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, उदय प्रकाश के पिता का क्या नाम था? पिताजी का नाम क्या था बताओ आप सभी। तो प्रेम कुमार सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आपसे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 118 नंबर सवाल देखिए, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहां है? जन्म स्थान पूछे उदय प्रकाश का, तो आप क्या लगाओगे? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 119 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, जख्म जोखिम का अर्थ क्या होता है? जोखिम का अर्थ होता है खतरा भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बोलता है ना कोई कोई, अरे भाई काहे जाम को जोखिम में डाल रहे हो जान को, तो ये खतरा हो जाता है, याद रखिएगा आपसे। चलिए देखिए 120 नंबर सवाल देखिए, त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? त्रिच जो है एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश, ऑप्शन ए सही जवाब है। 121 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जय कृष्ण मूर्ति की है पूछा गया भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये शिक्षा जो है ये जय कृष्ण मूर्ति की रचना है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है, और त्रिच जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। चलिए
122 नंबर सवाल देखिए, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब आप स्वतंत्र हो भाई। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 122 का इज द करेक्ट आंसर। 123 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम पूछे आपके लगा देना जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 124 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है वो किस लेखक की रचना है? बताओ आप सभी। तो यह जो रचना है यह है जय कृष्णमूर्ति की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 125 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, लिडबर्टर की नजर में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 126 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती भाई। जहां भय है आप वहां मेधावी बन ही नहीं सकते। ये जो पंक्ति है ये जय कृष्णमूर्ति की रचना से लिया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 126 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? पथरगामा गोड्डा झारखंड में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया? पथरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 127 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी। तो मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा जय कृष्णमूर्ति का जो जन्म होता वो होता आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर। जय कृष्णमूर्ति का निधन कब था? निधन कब हुआ था भाई? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जय कृष्णमूर्ति का अगर निधन की बात कर ले तो वो हुआ था 15 फरवरी 1984 को। आपको भी पता होगा 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 फरवरी 1986 को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 128 का सी इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 129 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, द ओनली रिवॉल्यूशन किस लेखक की रचना है? तो ये भी जय कृष्णमूर्ति की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 130 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार जिंदगी का अर्थ क्या होता है? शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार जो होता है वो सत्य का खोज करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर है। चलिए 131 नंबर सवाल देखिए, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। 132 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो ये भक्तमाल तो नाभादास की रचना है, ये कहां से घुस गया? ऑप्शन डी सही जवाब है। 133 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, करबक कहां से लिया गया है? करबक जो पाठ है वो कहां से लिया गया है? बताओ आपसे। तो ये लिया गया था पद्मावत से, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगर यहाँ पद्मावती होता तो बालकृष्ण भट्ट का रचना हो जाता, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 134 नंबर सवाल देखिए, जायसी का जन्म स्थान कहां है? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 135 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, पद्मावत किस कवि की रचना? भाई अभी तो मैंने बताया पद्मावत हो तो मलिक मोहम्मद जायसी लगाना, लेकिन अगर जो है पद्मावती हो तो बालकृष्ण भट्ट लगाना, दोनों को याद रखिएगा। चलिए 136 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी थे, मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे? तो फकीर थे भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 137 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है पूछा गया आप सभी से, तो कौन सा लगा रहे हो? पद्मावत, चित्ररेखा, कहरानामा, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 138 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जो निधन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था कौन सा? तो 1548 अनुमानता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 139 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, मलिक मोहम्मद जायसी किस कारण से रूपहीन हुए थे? तो चेचक के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 139 का ए इज द करेक्ट आंसर। 140 नंबर सवाल देखिए, किस पाठ की उक्ति है, जो नहीं अंबही डाव न होई तो नहीं सुगंध बसाई न सोई? ये भाई किस रचना से लिया गया? ये करबक से लिया गया, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, याद रखिएगा आपसे। चलिए 141 नंबर सवाल देखिए, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि पूछा गया आपसे से, तो यह हो जाएगा कौन सा? तो यह हो जाएगा 1478, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। अगर निधन पूछे तो 1583 लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 142 नंबर सवाल देखिए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो कृष्ण को माना है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 143 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, राधा रस के लिए किस कवि की रचना है? राधा रस के लिए जो रचना ये है सूरदास की रचना, ऑप्शन ए सही जवाब है। 144 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरदास को, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 145 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, सूरदास की अभिरुचि किसमें थी? तो सूरदास की अभिरुचि जो थी वो थी पर्यटन में, सत्संग में और कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 146 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा?
सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? दिए हुए थे पुष्टि मार्ग में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर है। 147 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो भाई वो है सूरदास, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और हाँ, चैनल पे नए जुड़ रहे हो भाई, सब्सक्राइब जरूर करना, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप थोड़ा सा हमारे लिए करो भाई। चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि हम भी जब भी क्लासेस स्टार्ट करें या फिर अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाए। चलिए देखिए 148 नंबर सवाल देखिए, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि माने जाते हैं? तो दास वाले सारे भक्ति काल में आते हैं, आपको भी पता होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 149 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का जो अर्थ होता है वो होता है गोद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, आपका सही जवाब है। 150 नंबर सवाल देखो आपके सामने, सूरदास के गुरु का नाम था, सूरदास के गुरु जी का नाम क्या था? बताओ आपसे भी 150 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूरदास का जो गुरु का नाम था वो था कौन सा? वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 151 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, तुलसीदास का जन्म कब था? तुलसीदास का जन्म पूछा गया आपसे, तो लगाओ 151 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1543 में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 152 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम पूछे रत्नावली था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। माता जी का नाम पूछे हुलसी लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 153 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? लगाओ करेक्ट आंसर, समन्वयवादी कवि माने जाते हैं, आपको भी पता होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 154 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस का प्रधान रस है भक्ति रस। भाई कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 154 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 155 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपने, भाई वो कौन सा अपनाया था? तो अवधी और ब्रज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर है। 156 नंबर सवाल देखिए, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याधन के थे? कितने वर्ष रहकर? भाई लगाओ 156 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह हो जाएगा कौन सा? 15 वर्षों तक, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 157 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु, अगर दीक्षा गुरु पूछे तो आप नरहरि दास लगाना, शिक्षा गुरु शेष सनातन थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर है। 158 नंबर सवाल देखिए आपके सामने चुका है, रामचरितमानस का रचना का समय क्या है? वो है संवत 1631, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट आंसर है। चलिए 159 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? मूल नाम पूछा गया किसका? तो तुलसीदास का जो मूल नाम था वो क्या था? तो राम बोला, आपको भी पता होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 160 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? बताओ आपसे, ये 44 छंदों की है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 161 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे, ऑप्शन ए सही जवाब है। 161 का ए इज द करेक्ट आंसर। 162 नंबर सवाल देखिए, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल जो रचना है वो उसके रचयिता का नाम है नाभादास, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट आंसर है। 163 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, कबीरदास किस शाखा के कवि है? कबीरदास किस शाखा के कवि है? तो निर्गुण शाखा की, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 163 का बी इज द करेक्ट आंसर। 164 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? तो वृंदावन, ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 165 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? नाभादास का जन्म कब था? नाभादास का जन्म होता 1570 में, भाई ऑप्शन ए सही जवाब है। 166 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम जो रचना है वो भी नाभादास की ही रचना है, ऑप्शन ए सही जवाब है। 167 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, नाभादास की अभिरुचि किसमें थी? नाभादास की अभिरुचि किसमें थी? भाई लोक भ्रमण थी, भगवत भक्ति ये भी थी, और काव्य रचना ये भी, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 167 का डी इज द करेक्ट आंसर। 168 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, तेम तम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति भाई कवित चैप्टर से लिया गया, जिसके कवि का नाम है भूषण जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 169 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया है? भाई शिवा बावनी में जो है ये 52 है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर छत्रसाल दशक में पूछे तब हो जाएगा 10, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 170 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया? शिवराज भूषण में अलंकार पूछे तो 105, ऑप्शन डी राइट आंसर। 171 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो साहू जी, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, क्या कर रहा है, शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण जो रचना है ये भूषण जी की रचना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
173 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान, शिवा बावनी पूछे तो इसमें शिवाजी की वीरता का बखान किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर छत्रसाल दशक पूछे तो उसमें महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 174 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, भूषण के पिताजी का नाम था, पिता का नाम पूछा गया, किसके पिताजी का नाम, तो भूषण जी के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 174 का ए द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 175 नंबर सवाल देखिए, भूषण किस काल के कवि थे, भूषण जी भक्ति काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दास वाले जितने भी आते हैं वो भक्ति काल में आते हैं, भूषण जी रीति काल के हैं, और जितने भी नीचे बचते हैं शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर साहब, ये फलाने चेलाने, ये सारे के सारे आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 176 नंबर सवाल देखिए, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, तो भाई थे, भाई ऑप्शन ए सही जवाब है। 176 का ए द करेक्ट आंसर। 177 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, भूषण के प्रिय नायक कौन है, भूषण के प्रिय नायक कौन है, बताओ आप सभी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रसाल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 177 का ए द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 178 नंबर सवाल देखिए, भूषण का जन्म कब था, भूषण का जन्म हुआ था 1613 में, कब 1613 में जन्म हुआ था, और 1715 में निधन हो गया था, याद रखिएगा 1613 भी जन्म हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 179 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, भूषण की अप्राप्य कृतियां कौन कौन है, वो जगह भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये सारे के सारे अप्राप्य कृतियां हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया राइट आंसर। चलिए 180 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, तितली उपन्यास किसकी रचना है, तितली उपन्यास जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद की रचना, ऑप्शन सी राइट आंसर। 181 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है, जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के कवि माने जाते हैं, बताओ आप सभी की 181 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो छायावादी कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। 182 नंबर सवाल देखो, तुमुल को लाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तुमुल को लाहल कला में जयशंकर प्रसाद की रचना, ऑप्शन बी राइट आंसर। 183 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा, महाकाव्य है कामायनी, भाई कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 184 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, वचिर विषाद विलीन मन की जो किस कविता की पंक्ति है, तो यह लिया गया जयशंकर प्रसाद की कविता से, कौन सा, तो तुमुल को लाहल कला में, ऑप्शन सी सही जवाब है। 185 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है, हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी राइट आंसर। 185 का सी द करेक्ट आंसर। 186 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था, ज्येष्ठ मतलब बड़े भाई का क्या नाम था, तो शंभू रतन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 187 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, कंकाल क्या है, कंकाल जो रचना है वो क्या है, बताओ आप सभी। 187 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा उपन्यास है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 188 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ध्रुव स्वामिनी क्या स्वीकृति है, अब बताओ जी ध्रुव स्वामिनी जो रचना है वो क्या स्वीकृति है, तो ये नाटक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसकी नाटक, तो भाई जयशंकर प्रसाद की नाटक। ओके चलिए देखिए 189 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब था, जयशंकर प्रसाद का अगर जन्म की बात कर ले तो वो था 1889 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 190 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, यानी कि जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष के थे जब उनके पिताजी उनको छोड़ के चले गए थे, तो 190 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बताओ आप सभी। ये 12 वर्ष की अवस्था में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर है। चलिए 191 नंबर सवाल देखिए, मुकुल किसकी रचना है, मुकुल जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 192 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस रचना पर हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था, यह दिया गया था मुकुल रचना पर, कब दिया गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा 1930 में दिया गया था, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 193 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो यह हुआ था कार दुर्घटना में, ऑप्शन ए सही जवाब है। 193 का ए द करेक्ट आंसर। 194 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री जो है असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, वर्ग 9 की पढ़ाई के बाद कौन सा भाई, तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 195 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, पति देव का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 196 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, कुली प्रथा किसकी कृति है, कुली प्रथा जो रचना है ये भी है कौन सा, तो बताओ आपसे भी ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 197 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, सरोज स्मृति किसकी कृति है, सरोज स्मृति जो रचना है ये निराला की रचना है,
भाई ऑप्शन बी सही जवाब है। 197 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे। चलिए 198 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती जो रचना है वो क्या है बताओ आपसे भी तो मैं बता दूं। बिखरे मोती जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित एक प्रकार का कहानी संग्रह है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 199 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो ये पढ़े थे कौन सा? तो क्राथवेट गर्ल्स स्कूल में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर 199 का इज द करेक्ट आंसर। चलिए 200 नंबर सवाल देखिए क्या है। गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा जो रचना है यह ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 201 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से भाई आंसर लगाते चलो, मात्र 100 ऑब्जेक्टिव बचा है, इसको याद कर लो। देखो शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म पूछा अगर, तो जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को, ऑप्शन बी राइट आंसर। 102 1 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान पूछा गया आपसे विषय, तो 2 का करेक्ट आंसर लगा लो, देहरादून में भाई, ऑप्शन ए सही जवाब है। 203 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 1978 में सोवियत रूस की यात्रा किसने किया था? तो भाई शमशेर बहादुर सिंह ने किया था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि माना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 204 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। शमशेर बहादुर सिंह का धर्मदेवी से विवाह कब था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्मदेवी, और इसकी पत्नी से इसका विवाह कब हुआ था ये पूछा गया आपसे, तो यह हुआ था 1929 में, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। चलिए 205 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। इतने पास अपने किसकी रचना? इतने पास अपने जो रचना है वो किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी? तो ये रचना है शमशेर बहादुर सिंह की, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूछे इतने पास अपने का प्रकाशन वर्ष कब है, तब आप 1980 लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 206 नंबर सवाल देखिएगा, सुकून की तलाश क्या है? तो गजलों का संग्रह है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 206 का ए द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर 207 नंबर सवाल क्या है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 208 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो नीले शंख के समान, कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, राइट आंसर है। 208 का बी इज द करेक्ट आंसर। 209 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कुछ और कविताएं का प्रकाशन वर्ष है। कुछ और कविताएं का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है बताओ आप सभी की। 209 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 1961 में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 210 नंबर सवाल देखिएगा, कवियों के कवि कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई? तो शमशेर बहादुर सिंह को, अभी तो मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 211 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, काठ का सपना शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? काठ का सपना जो रचना है वो किस लेखक की रचना है बताओ आपसे, तो यह रचना है गजानन माधव मुक्ति बोध की, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 212 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस कवि की रचना है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो रचना है वो किस कवि की रचना है? तो यह है गजानन माधव मुक्ति बोध की, कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर रहेगी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तब आप लगा देना ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन यहाँ पूछा गया नए साहित्य, इसलिए मुक्ति बोध जगह ध्यान में रखिएगा आपसे भी। चलिए 213 नंबर सवाल देखिए कह रहा है, सतह से उठता आदमी पाठ की कौन सी विधा? सतह से उठता आदमी जो पाठ की विधा है वो कौन सी होगी ये बताना है। 213 का करेक्ट आंसर क्या होगा तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कथा साहित्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए 214 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मुक्तिबोध की मां का क्या नाम था? मुक्तिबोध की माता जी का नाम था वैंती देवी, सॉरी पार्वती बाई, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और वैंती देवी तो ये अज्ञे जी की माता जी का नाम था। चलिए 215 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? ये लिखा है गजानन माधव मुक्ति बोध ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, राइट आंसर है। चलिए 216 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, गजानन माधव मुक्ति बोध के पिता का नाम था? गजानन माधव मुक्ति बोध के पिताजी का नाम था माधव राज मुक्ति बोध, कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 217 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्ति बोध जो थे वो थे तार सप्तक के महान कवि, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, राइट आंसर है। चलिए 218 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, समीक्षा की समस्याएं किसके द्वारा लिखी गई है? समीक्षा की समस्याएं जो रचना है वो किसके द्वारा लिखा गया ये बताना आपसे। 218 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुक्ति बोध की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 219 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? मुक्ति बोध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है बताओ आपसे भी, तो यह है कहाँ? श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए
चलिए 220 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है। हिंदी साहित्य में गजन माधव मुक्ति बोध का उदय किस प्रकार के कवि के रूप में हुआ था? हिंदी साहित्य के विकास में गजन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे हुआ था भाई? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 220 का। तो मैं बता दूं 220 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रयोगवादी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 221 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण जो रचना है वो किस लेखक की रचना है? बताओ आप सभी की 221 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? तो इसका राइट आंसर होगा रघुवीर सहाय की रचना है। चलिए 222 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। रघुवीर सहाय की समाचार साप्ताहिक पत्र के संपादक थे? रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक पत्र के संपादक थे? बताओ 222 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? यह हो जाएगा दिनमान के, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 223 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। रघुवीर सहाय के पिता का नाम था? रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? बताओ आप सभी। तो हरदेव सहाय, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 123 का बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका 224 नंबर सवाल, देखो आपके सामने आ चुका है। रघुवीर सहाय का जन्मस्थल कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ 224 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? यह हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 225 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है? तो यह 20वीं सदी के, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 225 का बी द करेक्ट आंसर। चलिए 226 नंबर सवाल देखिए भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया था? भाई रघुवीर सहाय को पूछा गया है किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? तो मैं बता दूं 226 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोग भूल गए हैं रचना पर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 227 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। रघुवीर सहाय की विशेषता किसमें थी? तो संगीत सुनना और फिल्में देखना, ये दोनों में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 228 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। सीढ़ियों पर धूप में किस विधा की कृति है? सीढ़ियों पर धूप में ये जो रचना है वो किस विधा की कृति है? बताओ आप सभी। ये है कहानी है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 229 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन से कवि भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रहे हैं? निम्नलिखित में कौन कवि जो भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रहे हैं? बताओ आप सभी की 229 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 130 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। दिल्ली मेरा प्रदेश निबंध के निबंधकार कौन है? भाई दिल्ली मेरा प्रदेश जो रचना है यह एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रघुवीर सहाय, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 231 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? बताओ कि 231 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? तो 1 जनवरी 1937 को, ऑप्शन बी राइट आंसर। 132 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब दिया था? विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 232 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर जो 1992 में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 233 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान की बात करें तो वो कहाँ है? 233 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? राजनांदगांव छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 234 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की है पूछा गया भाई। कौन सी रचना है जो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है? तो 234 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? सब कुछ होना बचा रहेगा जो रचना है यह है विनोद कुमार शुक्ल की रचना, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए 235 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को नहीं दिया गया था? नहीं दिया गया था भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार है जो विनोद कुमार शुक्ल को नहीं दिया गया था? 235 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर जो है कौन सा? यह हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए 236 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो विनोद कुमार शुक्ल की रचना नहीं है? बताओ आप सभी। क्योंकि ये सुकून की तलाश तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये इसकी रचना नहीं है। चलिए 237 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। महाविद्यालय किस कवि की रचना है? महाविद्यालय जो रचना है वो किस कवि की रचना है? तो ये मैं बता दूं महाविद्यालय जो रचना है 237 का करेक्ट आंसर जो है कौन सा? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए 238 नंबर सवाल देखिए आपके सामने विनोद कुमार शुक्ल की रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? किस रचना पर फिल्म बनाया था भाई? तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? यह बनाया था नौकर की कमीज रचना पर, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 239 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। विनोद कुमार शुक्ल थे क्या थे भाई? तो कवि के साथ कथाकार भी थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 240 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने आ चुका है। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना? हार जीत जो रचना है यह एक प्रकार का गद्य कविता के लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 241 नंबर सवाल क्या कह रहा है। अशोक वाजपेयी कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो कहाँ लेकर? तो दिल्ली में रहकर, ऑप्शन बी राइट आंसर। 141 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे। चलिए 142 नंबर सवाल
आपके सामने आ चुका है इबादत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। इबादत में गिरी मात्राएं जो रचना है वो किसकी रचना है, बताओ आप सभी की। 142 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यह हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन ए राइट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 243 नंबर सवाल देखिए, हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई। हार जीत जो रचना है वो किस कविता संकलन से लिया गया है। 243 का करेक्ट आंसर बताओ आप भी, यह हो जाएगा कौन सा, कहीं नहीं वही रचना पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कहीं नहीं वही रचना पर जो है अशोक वाजपेयी को जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था 1994 में, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 244 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है, तो सड़क सींच रहा है, ऑप्शन ए सही जवाब है। 245 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। 245 का करेक्ट आंसर बताओ आपसे, तो हुआ था 16 जनवरी 1941 को, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 246 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था। माता और पिता का दोनों का नाम पूछा गया आपसे विषय, तो 246 का करेक्ट आंसर जो है कौन सा, निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 247 नंबर सवाल को देखिए, अशोक वाजपेयी का कौन सा पुरस्कार दिया गया था। अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो मैं बता दूं ये दिया गया था साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान दिया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर, ए और बी दोनों दिया गया था, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 248 नंबर सवाल देखिए, किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, किस कवि ने कहा, तो ये हार जीत चैप्टर से लिया गया भाई, जो कि अशोक वाजपेयी ने कहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 249 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वही जो रचना है वो किसके द्वारा रचित है, बताओ आप सभी की। 249 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यह हो जाएगा कौन सा, तो अशोक वाजपेयी की रचना है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 250 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की किस पाठ की युक्ति है, तो हार जीत चैप्टर से लिया गया भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 251 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है, कवि ने कहा क्या है। कवि ने कहा जो रचना है वो क्या है, बताओ आप सभी की। 251 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये रचना है क्या, कविता संग्रह है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 252 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुके, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया था 2006 में, किस रचना पर, संस्यात्मा पर दिया गया था भाई, इसको भी आप याद रखिएगा कि ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा रचना पर जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2006 में, कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 253 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर, गांव का घर शीर्षक कविता किस संग्रह से लिया गया। गांव का घर जो कविता है एक प्रकार का, वो किस कविता संग्रह से लिया गया, तो ये लिया गया संस्यात्मा से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया राइट आंसर है। चलिए 254 नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ था, बताओ आप सभी की। ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म था वो था पथरगामा गोड्डा झारखंड में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 255 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है, ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है भाई, तो पंच परमेश्वर अब नहीं रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 256 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है पूछा गया भाई, कौन सी रचना है जो ज्ञानेंद्र पति की रचना है, तो संस्यात्मा तो है, कवि ने कहा ये भी है, और एक चक्रा नगरी ये भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। चलिए 257 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का क्या नाम था। ज्ञानेंद्र पति के माता और पिताजी का नाम पूछा गया है, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, 257 का, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा सरला देवी देवेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 258 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, सर्कस का प्रकाश बुलवा के शहर कितनी दूर से आने वाला है, तो 10 कोस दूर से, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 259 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन सा। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक जो है वो है एक चक्रा नगरी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 260 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, 1870 से 90 के बीच गाई डी मोपासा की कितनी कविता पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। पहले तो मैं बता दूं, अगर जो है पूछे कितनी कहानियां लिखी, यानी कि 1870 के बीच जो है गाई डी मोपासा ने कितनी कहानियां लिखी थी, तो 300 जो लिखी थी, 300 कहानियां लिखी थी, और लिखा था 6 उपन्यास लिखा था, और 3 जो है यात्रा पुस्तकें, और जो है एक कविता लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर अभी का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एक कविता लिखा था, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 261 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है, अंतोन चेखव का जीवन काल क्या है। अंतोन चेखव का जो जीवन काल है, यानी कि जन्म और मृत्यु कब हुआ था, ये पूछा गया आपसे, तो ये हुआ था, अंतोन चेखव का जो जन्म था वो हुआ था 1860 में, और 1904 में इसका निधन हो गया था। 261 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 262 नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने आ चुका है, कौन लेखक कंगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो बताओ 262 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हेनरी लोपेज, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 263 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है, म का उच्चारण स्थान क्या है। म का उच्चारण स्थान पूछा गया आपसे, तो लगाओ करेक्ट आंसर
आंसर क्या होगा 263 का, तो यह हो जाएगा कौन सा उपपद मान्य नाम ओष्ठ हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर है। याद रखिएगा आप सभी। देखो जी व्याकरण का जो है बहुत कम क्वेश्चन होता है जो रिपीट होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बुक का जो है कभी कभी सेम ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए व्याकरण कम भी पढ़ोगे तो समझ अगर समझे हो तो वो हो जाएगा, लेकिन बुक तो आपको पूरा पढ़ना ही होगा। चलिए 264 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है भाई, मैं कितना बार बता चुका है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 265 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ज का उच्चारण स्थान क्या है, ज का उच्चारण स्थान पूछा गया, तो 265 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तालु, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, तो वर्ण जितना भी आया सॉरी चौवर्ण हो जाएगा तालु, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, 266 नंबर, ट का उच्चारण स्थान क्या है, लिरिटूर सारंग मूर्धा कौन सा हो जाएगा, तो मूर्धा भाई, ट वर्ण जो है ये मूर्धा से बोला जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, 267 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, द का उच्चारण स्थान है, द का उच्चारण स्थान क्या पूछा गया, तो त वर्ण जितना भी आता है, त थ द द दंत न, ये हो जाएगा दंत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 268 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, बनावट के अनुसार जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 268 का करेक्ट आंसर क्या होगा, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, कितना हुआ, 3 हुआ भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए 269 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, पगड़ी शब्द क्या है, पगड़ी शब्द जो रचना है वो क्या है बताओ आपसे, तो ये जो रचना है ये है देशज, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 270 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो निषेध वाचक वाक्य कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 271 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, 271 नंबर सवाल है, दक्षिण शब्द कौन संज्ञा, दक्षिण में संज्ञा पूछा गया भाई, विशेष दिशा है जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए 272 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा, पुस्तक भाई कई प्रकार के होते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि पूरे पुस्तक जाति का बोध हो गया इससे। चलिए 273 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, सभा शब्द कौन संज्ञा, सभा में संज्ञा पूछा गया, सभा जो ये भीड़ से होता है भाई, एक आदमी से कभी सभा नहीं लगता, इसलिए हो जाएगा समूहवाचक, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 274 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, घी शब्द कौन संज्ञा, घी में संज्ञा पूछा गया भाई, तो यह हो जाएगा मेटेरियल नाउन, कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 275 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, मिठास शब्द कौन संज्ञा, मिठास में संज्ञा पूछा गया भाई, ये तो भाववाचक संज्ञा है, मिठास ये वाला भाव के द्वारा व्यक्त होता है। चलिए 276 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मुसीबत कौन सा लिंग है, मुसीबत में लिंग पूछा गया आपसे विषय, तो 276 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 277 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, समाज शब्द कौन लिंग है, समाज में लिंग पूछा गया आपसे विषय, क्या लगा रहे हो आपसे भी लगाओ आपसे, तो मैं बता दूं समाज में अगर लिंग पूछे तो इसका राइट आंसर होगा पुल्लिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 278 नंबर सवाल देखिए, काजल शब्द कौन लिंग है, काजल भाई अब आप सोच रहे हो लड़की का नाम पूछा गया भाई, स्त्रीलिंग ही होगा, लेकिन यह गलत हो जाएगा, पुल्लिंग होगा, काजल में पुल्लिंग है। ओके चलिए देखिए 279 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने आ चुका है, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक भाई 8 प्रकार के होते हैं, आपको भी पता होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 280 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है, कौन आता है यानी कि प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 281 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं, कुल पूछे तो 11 होते हैं भाई, ऑप्शन डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 282 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, स्मरण शब्द का विशेषण, स्मरण का विशेषण स्मरणीय हो जाता है भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 183 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ग्राम प्रसंग का विशेषण प्रासंगिक हो जाता है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, 283 का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 284 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने आ चुका आलस शब्द का विशेषण क्या, आलस का विशेषण आलसी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 285 नंबर सवाल क्या कह रहा है, नमक शब्द का विशेषण, नमक में विशेषण नमकीन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखना चाहिए। चलिए 186 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अतिरिक्त शब्द में कौन सा, अतिरिक्त में उपसर्ग पूछा गया, अति और रिक्त, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, यानी कि अति जो हमारा सही जवाब है ये उपसर्ग हो जाएगा। चलिए 287 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने आ चुका है, निवास शब्द में उपसर्ग, निवास में उपसर्ग पूछा, नी और वास कौन सा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए 288 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, पुरातन में पूरा और तन कौन सा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 289 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, फलित शब्द में उपसर्ग प्रत्यय क्या, प्रत्यय भाई प्रत्यय जो है ये लास्ट में लगता है, बताओ आप सभी, फलित फल जोर इत कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 290 नंबर सवाल है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय, चतुर आई,
नाई पूछा गया भाई, कौन सा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि प्रत्यय पूछा गया था। चलिए 291 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, चचेरा में कौन सा प्रत्यय, चच धन एरा, कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है भाई, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 292 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सदैव का संधि विशेष, सदैव सदा जोड़ एव, कौन सा लगाओ, करेक्ट आंसर क्या होगा, आ और ए मिलकर जो ए बनता है यानी कि सदैव हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट, सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 293 नंबर सवाल क्या कर रहा है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के आधार पर संधि के भेद कौन से होते हैं, तो स्वर संधि हो गया, एक होता है व्यंजन संधि और दूसरा कौन सा होता है, विसर्ग संधि। आपको याद होगा भाई विसर्ग होता है, याद रखिएगा आप भी, कौन सा 3 हुआ, ऑप्शन नंबर सी बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 294 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, नवरत्न में कौन सा समास, नवरत्न बोले तो नंबर का बोध हुआ, कौन सा द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 295 नंबर सवाल देखिए आपके सामने जो धनहीन शब्द कौन समास है, धनहीन, धन से हीन, तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 296 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, यथाशक्ति कौन समास, यथाशक्ति में समास पूछा गया आपसे, स्थिति हो जाएगा अब यही भाव समास, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 297 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, कपड़ा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, कपड़ा का समान अर्थ कौन सा होता है, तो वसन हो जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 298 नंबर सवाल आपके सामने, सज्जन का विलोम क्या होगा, सज्जन का विलोम दुर्जन, कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। चलिए 299 नंबर सवाल देखो भाई, अब मात्र 202 ऑब्जेक्टिव बचा है, अग्रज का विलोम क्या होगा, अग्रज का विलोम अनुज हो जाता है भाई, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। चलिए 300 नंबर सवाल देखिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला भी लास्ट ही सवाल है। देखो सबको समान रूप से देखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, तो समूह को समान रूप से देखने वाला समदर्शी होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 300 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हमारा जो क्लास हुआ वो हुआ कंप्लीट। तो अब आप कमेंट करके बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताना। और आज के क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा तो जरूर से करिएगा और चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।